गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 44 पर आ जाइए यूपीपीएससी के लिए। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 44 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उत्तराखंड पीसीएस वाले साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। इनमें से किस क्षेत्र को भारत का रुर प्रदेश कहा जाता है? कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, अरावली क्षेत्र या दक्कन ट्रैप? भारत का रुर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को। तो छोटा नागपुर के पठार को भारत के रुर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। इसका विस्तार है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक। और यह जो क्षेत्र है वो खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है, इसलिए इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल भी कहा जाता है। और इसी कारण इस क्षेत्र में लोहा और इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है, 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है? कौन सा है वो? देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट के ये जितने भी स्टेट हैं, ये इनको 7 सिस्टर्स या 7 बहनों का ये जो जोन है, प्रदेश कहा जाता है। अब सिक्किम है, यहाँ पर तो सिक्किम नहीं है, ठीक है। तो देखिए, उत्तर पूर्वी राज्यों या पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी नॉर्थ ईस्ट जोन में स्थित सिक्किम को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा 7 सिस्टर्स की संख्या दी जाती है इनको। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सी जलसंधि है वो जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? यानी यहाँ पाक जलसंधि, ठीक है। बाकी 10 डिग्री चैनल तो सबको पता होगा, अंडमान निकोबार को अलग करता है ये। तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जलसंधि है। और 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान और निकोबार के मध्य है। ग्रेट चैनल की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य है, यानी भारत के इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य। कोको जल संधि की बात करें तो अंडमान को कोको द्वीप के मध्य है, ठीक है, यानी म्यांमार और अंडमान के मध्य। फतेह सागर, पिछोला, पुष्कर, नक्की क्या है ये? फतेह सागर झील, पिछोला झील, पुष्कर झील और नक्की ये राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। तो ये झीलें हैं सी लेक्स। तो ये राजस्थान की 5 प्रमुख झीलें हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। फतेह सागर झील, पिछोला झील, पुष्कर झील, नक्की झील और है अन्ना सागर झील। नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक वर्षा का औसत सबसे कम होगा? उत्तराखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। राजस्थान के अलावा सबसे कम औसत किसी का हो सकता है क्या? यहाँ पर नहीं हो सकता, तो राजस्थानी उत्तर सही है इसका। तो राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान के झालावाड़, सिरोही और माउंट आबू में जो है सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं ये। और राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र झालावाड़ है और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है जैसलमेर। और वर्षा ऋतु में जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो माउंट आबू में होती है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर है? ये इंपॉर्टेंट है। चुलिया जलप्रपात है चंबल नदी पर। तो चुलिया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? नदियां और उद्गम स्थल या जिस राज्य से वो निकलती हैं। लूनी नदी राजस्थान से, माही मध्य प्रदेश, बनास गुजरात, बाणगंगा राजस्थान। लूनी राजस्थान से निकलती है, सही है। माही नदी मध्य प्रदेश, सही है। बाणगंगा राजस्थान, सही है। और बनास नदी भी राजस्थान से निकलती है, गुजरात से नहीं। तो बनास नदी राजस्थान से निकलती है। देखिए, बनास नदी जो है वो राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। और यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। नंबर 8 पर आ जाइए। राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या अलवर? 2018 में यह स्थापित किया गया था। यह स्थापित किया गया है अजमेर में, ठीक है, सी। तो राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क
वर्ष 2018 में अजमेर के रूपनगढ़ में स्थापित किया गया था। इसे ग्रीन टेक फूड पार्क भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन केंद्रीय खाद्य और प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर कुल कितनी हो गई है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइए। देखिए अभी 4 और ऐड हुई हैं इसमें, ठीक है, तो हो गई है 46 हो गई है कुल। तो 14 अगस्त 2021 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत ने 4 नई आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट किया है और इस प्रकार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर हो गई है 46। और वह कौन कौन है? 2 गुजरात की हैं, 2 हरियाणा की है। बधवाना आर्द्रभूमि और थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात की, और भिंडबास वन्यजीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा की। याद रखिएगा इनको। 10वां प्रश्न है, जून 2021 में कौन सा राज्य भारत का पहला रेबीज नियंत्रित राज्य घोषित किया गया? केरल नहीं है, उत्तर प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, गोवा इसका आंसर है, तो डी है इसका आंसर पर। तो 23 जून 2021 को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा राज्य को रेबीज मुक्त घोषित किया और लगभग 5.40 लाख से अधिक कुत्तों का टीकाकरण किया गया। गोवा में त्वरित प्रक्रिया टीम का गठन किया गया। नंबर 11 पर आ जाइए। 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सैन्य दस्ते ने हिस्सा लिया था? बांग्लादेश, ठीक है। इनकी आज़ादी के 50 वर्ष भी पूरे हो गए थे इसके उपलक्ष्य में। तो 26 जनवरी 2021 को भारतीय गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश के 122 सदस्यीय सैन्य दस्ते ने हिस्सा लिया, तो बी करेक्ट है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, वर्ष 2016 में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली विदेशी टुकड़ी थी, फ्रांसीसी टुकड़ी। 12वां प्रश्न है, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वर्चुअली रूप से कहाँ किया गया? एक तो ये पूछा जाएगा। और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस जो वर्चुअली रूप से संपन्न हुआ उसमें मुख्य अतिथि कौन थे? ये नई दिल्ली में हुआ, तो ए है इसका आंसर। तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली रूप से नई दिल्ली में किया गया और इस सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। कौन है ये? सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति। तो 3 चीज़ें हो गई ये। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस वर्चुअली रूप से नई दिल्ली में, इसकी थीम क्या रही? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, और मुख्य अतिथि हैं सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नंबर 13 पर आ जाइए। समाचारों में रहने वाली E2025 पहल का संबंध किससे है? E2025 पहल किससे संबंधित है, बताइए? मलेरिया से। तो E2025 या 2025 विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेष पहल है जिसके अनुसार 25 देशों की पहचान की गई है जिन्हें वर्ष 2025 तक मलेरिया मुक्त बनाना है, और हाल ही में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नंबर 14 पर आ जाइए। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के केदारनाथ में। तो आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ था 11 मई 1788 को केरल के कोच्चि के पास कलाडी नामक स्थान पर, और 33 वर्ष की आयु में उन्होंने केदारनाथ तीर्थ में समाधि ली। नंबर 15 पर आ जाइए। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है कहाँ पर? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में ही है, उसको ही पूछ लेते हैं एग्जाम में। उत्तराखंड में ही पूछते हैं और उत्तर प्रदेश में ही पूछते हैं। हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं हर्षवंती बिष्ट, उत्तराखंड की। तो हाल ही में उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त किया। पहली महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है।
इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, IMF। नंबर 17 पर आ जाइए। 3 जनवरी 2021 को किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने किया है? जी अशोक कुमार ने। तो 3 जनवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव जी अशोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया और वे भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी वर्ष 1991 बैच के तेलंगाना कैडर के IAS अधिकारी हैं। नंबर 18 पर आ जाइए। 31 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है? किसको नियुक्त किया है? रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, ये है ना, डी कहाँ से हो गया? तो 31 दिसंबर 2021 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया और वर्तमान में वह उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं और उनका ये जो कार्यकाल है वो दिसंबर 2022 तक रहेगा और इस पद पर उन्होंने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। नंबर 19 पर अजय दिसंबर 2021 में नीति आयोग ने चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 जारी किया। इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े 5-6 प्रश्न जितने ही बनते हैं सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बड़े राज्यों की सूची में केरल का प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान है तमिलनाडु का और तीसरे पर है तेलंगाना, चौथे पर है आंध्र प्रदेश और 5वें पर है महाराष्ट्र। तो 5 तक तो याद रखिए। और उत्तर प्रदेश में सबसे पीछे है, ठीक है, 19वां स्थान है उसका। तो दिसंबर 2021 में नीति आयोग ने चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक यानी स्टेट हेल्थ इंडेक्स 2019-20 जारी किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक है स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत और यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग उनके स्वास्थ्य परिणामों में साल दर साल क्रमिक परिवर्तन के साथ साथ उनकी व्यापक स्थिति के आधार पर तय करता है। अब देखिए, इसमें जो है रैंकिंग जो दी जाती है वो बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाता है रैंकिंग को। ठीक है, बड़े राज्यों में कौन शीर्ष पर, कौन फैसिलिटी, छोटे राज्यों में कौन टॉप पर, कौन पीछे सबसे, केंद्र शासित प्रदेशों में कौन टॉप पर है, कौन सबसे पीछे। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में कुल 19 राज्यों में केरल को जो है टॉप पर मतलब शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरे पर तमिलनाडु, तीसरे पर तेलंगाना, चौथे पर आंध्र प्रदेश और 5वें पर है महाराष्ट्र। और इस श्रेणी में समग्र प्रदर्शन के मामले में उत्तर प्रदेश का सबसे निचला स्थान है, 19वां स्थान है। छोटे राज्यों में मिजोरम का शीर्ष स्थान है और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का शीर्ष स्थान है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है, इस सूचकांक को वर्ष 2017 से संकलित और प्रकाशित किया जा रहा है और यह सूचकांक या रिपोर्ट का उद्देश्य है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली के निर्माण और स्वास्थ्य सेवा के वितरण में सुधार के लिए प्रेरित करना। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, 20 प्रश्न ऐड किए थे। दिसंबर 2021 में पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? 21 की बात हो रही है, 20 लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। 21 के लिए है आलिया भट्ट, ठीक है, और 20 के लिए जॉन अब्राहम थे। तो पेटा पशुओं के अधिकार के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है, 1980 में और 27 दिसंबर 2021 को यानी अभी हाल ही में प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए नामित हुई हैं। ठीक है, और उन्हें यह खिताब जो है पशु संरक्षण कानून के लिए आवाज़ उठाने और जानवरों के प्रति उनके स्नेह प्रेम के लिए प्रदान किया गया है। और इससे पहले यानी गत वर्ष प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर नामित हुए थे। कुछ और मशहूर हस्तियां हैं जो पेटा इंडिया के लिए नामित हो चुकी हैं, जैसे कि विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, सनी लियोन, आर माधवन, जैकलीन फर्नांडीज, हेमा मालिनी, सोनम कपूर और डॉक्टर शशि थरूर भी। तो ये 20 प्रश्न थे
अधिकतर करंट से रिलेटेड थे। इनकी प्रैक्टिस जो है वो एक बार कर लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट बीपीएससी वाले हैं और उत्तराखंड पीसीएस वाले हैं वो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। यूपी वाले प्रश्नों को छोड़ दिया कीजिए। धन्यवाद।